जय हिंद दोस्तों। हम देख रहे हैं यूपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और 2019 प्री में जो प्रश्न आए हैं हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे 15 प्रश्न और इससे आगे हम आगे देखेंगे। देखिए ये वीडियो बनाने का यानी कि ये जो सीरीज है ये बनाने का उद्देश्य मेरा अपने आप को प्रदर्शित करना नहीं है कि देखिए प्रश्न ऐसे हल कीजिए, ऐसे करिए, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, ये सब क्या है, प्रश्न आने के बाद में विश्लेषण करके टीचर्स बताने लग जाते हैं और खुद को बड़ा ही एक तरह से ज्ञानी समझने लग जाते हैं। मेरा उद्देश्य केवल और केवल प्रश्नों से आपको परिचित कराना है, जिससे आपकी जो स्टडी हो वो सही लाइन में हो, बस यही उद्देश्य है मेरा। ठीक है, तो कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं देखते हैं आगे। देखिए निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। तो इस प्रकार से कौन सा ऐसा आयोग था, कौन सी समिति जिसने कहा था? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राजमन्नार समिति, सरकारी आयोग या फिर संविधान के कार्य संचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग। तो ये क्या है, इस प्रकार से यदि कोई घटना घटित हो वर्तमान में, ठीक है, ये करंट अफेयर्स से है, ये जुड़ा जरूर है पॉलिटी से, लेकिन डायरेक्ट आप पढ़ोगे नहीं मिलेगा। ये जब कोई भी घटना घटित हो रही हो राज्यपाल से संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित, उस समय न्यूज़पेपर मैगजीन्स आपको पढ़नी है अच्छे से, उसी समय आपको बेसिक बुक उठा के पढ़नी है, तब ये इसका आंसर जो है मिलेगा। आंसर इसका क्या है? सी है, सरकारी आयोग। सरकारी आयोग वैसे भी राज्यपाल से संबंधित कोई भी चीज आए तो लगभग लगभग सरकारी आयोग में आपको मिल जाती है। ठीक है, ये क्या है आयोग, इनके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार को का हिस्सा बनना चाहते हैं, बिना पंजीकृत कराए हुए निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र, वचन पत्र, प्रोमिसरी नोट या फिर सहभागिता पत्र, पार्टिसिपेटरी नोट्स। तो ये दोस्तों उस समय बिल्कुल करंट में चल रहा था पूरी तरह से, शायद मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस पर उस समय करंट अफेयर से रिलेटेड कि पार्टिसिपेटरी नोट क्या होता है। डायरेक्ट इस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, सोचिए, है ना। तो इन पर आपको देखना होगा करंट अफेयर्स में जो भी कुछ नए टर्म चल रहे हैं। इसी वजह से मैंने जो अब आने वाले टाइम में आपको वीडियोस मिला करेंगे मेरे, तो वो करंट अफेयर्स से 3-3 4-4 वीडियो आया करेंगे अब। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स से आया करेंगे, ऐसे आया करेंगे जैसे ये कोई घटना घटित हो रही है, जैसे मैंने सुबह वीडियो बनाए हैं, इस प्रकार के वीडियोस आया करेंगे। तो देखिएगा जरूर उन वीडियोस को, आपको देखने में बड़ा नए से लगेंगे, कुछ आपको अच्छा ही लगेगा कि यार ये क्या है, ये क्या बता रहे हैं, ऐसे नहीं आते, लेकिन प्रश्न वहीं से बनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तर पर होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, प्रतिपूरक वनीकरण अधिनियम निधि अधिनियम 2016 के अधीन चलाए गए प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रम में लोगों की सहभागिता अनिवार्य है। तो ये प्रतिपूरक वनीकरण कोष या फिर अधिनियम, ये क्या होगा? जिस साल ये एग्जामिनेशन आया है 2018-19 में, ये करंट अफेयर्स में रहा है और ये आपका योजना में भी आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चीजों को कवर करना होगा अच्छे से। केवल एक, केवल दो, एक दो या फिर दोनों ही गलत हैं इसमें से। आंसर इसका एक, केवल एक सही है। नेक्स्ट है आपका, केवल परिचित होइए, प्रश्न कैसे आ रहे हैं उनसे। आंसर वगैरह पर ज्यादा फोकस मत करिए कि इसका आंसर ये होगा, आप करने का प्रयास भी मत करिए इनको। ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्मेट देखिए कैसे बन रहा है प्रश्न, तभी आप पढ़ पाओगे अच्छे ढंग से, जो नए लोग हैं या पुराने हैं जो भी हैं। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करता है या करती है? ठीक है, दूरसंचार, बीमा और विद्युत का स्वतंत्र नियामक है ये, इनका पुनरीक्षण कौन करता है? संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां, संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां, वित्त आयोग, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग या फिर नीति आयोग। तो 1 2 1 3 4
3, 4, 5, 2 और 5। आंसर है इसका ए, यानी कि ये वाला। देखिए नीति आयोग का क्या लेना देना है इससे, ठीक है। नॉर्मली आप सोचेंगे तो आप थोड़े सा समझ पाएंगे। तो 5 से ये दोनों हट गए, ठीक है। और 4 वित्त आयोग का भी इससे नियामकीय संस्थाओं से कोई लेना देना नहीं है। वित्त आयोग आपको पता ही है कि वो केंद्र राज्यों के लिए जो है धन को कैसे एक तरह से बांटा जाए उसकी बात करता है। तो ये अपने आप में है ही नहीं। तो इस प्रकार से आपको सोचना होगा, यानी कि मैं यहाँ पर आंसर को बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए किस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं। दूरसंचार, बीमा, विद्युत, इन सबको आपको पढ़ना है, ठीक है। समितियों को पढ़ना है, ठीक है। वित्त आयोग को पढ़ना है। जो जो चीजें दी गई हैं उन चीजों पर फोकस करना है, लेकिन कब करना है? उस साल यदि करंट अफेयर्स में कोई चीज रही हो तब। सब करंट अफेयर्स से आए हैं ये प्रश्न, भले ही आपको पॉलिटी से नजर आ रहा है ये प्रश्न, लेकिन ये है कहाँ से? करंट अफेयर्स से ही जुड़ा हुआ है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में, देखिए पंचवर्षीय योजनाएं देखिए खत्म हो गई, लेकिन प्रश्न खत्म नहीं हुआ, प्रश्न समाप्त नहीं हुआ। ये देख रहे हैं आप? भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु जो है उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्ण प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। तीसरा स्टेटमेंट है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के विभिन्न अंगों के रूप में शामिल किया गया। ये आपको प्रश्न दर्शा रहा है कि आप कहीं पंचवर्षीय योजना पढ़ना समाप्त तो नहीं कर दिया आपने। अब ये कौन टीचर पढ़ाएगा पंचवर्षीय योजनाओं के लिए? अब क्या कहेगा कि योजना आयोग से पढ़िए, ये करिए, लेकिन आपको सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। भले ही योजना आयोग बन गया है, लेकिन वो पंचवर्षीय योजना का ही एक क्या है, बढ़ावा है, बस नाम चेंज है उसका, ठीक है। 7 वर्षीय, 10 वर्षीय ये चीज कर दी गई है, लेकिन है तो वो योजना ही जो पहले चलती थी उसी आधार पर। 1 2 2 3, 1 2 3। आंसर क्या है? ए। 1 और 2 इसका सही है, तीसरा जो है गलत है। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, किसी भी केंद्रीय विधि को सांविधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। स्टेटमेंट पहला सही है, दूसरा सही है, 1 2 सही है, या फिर दोनों ही सही नहीं है? आंसर इसका दोनों ही गलत है। संविधान के संदर्भ में आपको ये चीजें जो है क्यों दी गई होंगी? क्योंकि ये करंट अफेयर्स में मुद्दा चला होगा, लेकिन ये दिखाई पॉलिटी से दे रहा है, लेकिन ये आया करंट अफेयर्स से जुड़ के ही है। तो जो एक साल में जो घटना घटित हो रही है वो आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्रय शक्ति समता, परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी, विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की तुलना कर की जाती है, तुलना करके की जाती है। ट्रिपल पी डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कौन सा सही है? पहला दूसरा या फिर दोनों ही सही? सही नहीं है। देखिए ये पीपीपी करंट में चला होगा, इस वजह से आ गया, कहीं पर योजना वगैरह में या फिर उसमें कुरुक्षेत्र में इनके बारे में दे दिया होगा डायरेक्टली फैक्ट, तो वहां से वो आ गया। आपको पढ़ना जो भी है फोकस करके पढ़ना है। कैसे प्रश्न बनेंगे वो यहाँ से आप देख सकते हो, कैसे प्रश्न बनने की संभावनाएं हो सकती है। आंसर इसका ये है पहला। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है खरीफ की फसलों में और 5 वर्षों से, यानी कि कृषि क्षेत्र पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। जो देश जिस देश की 70% 60 से 70% जनसंख्या जो है गांव में रहती होगी, उन पर आपको फोकस करना होगा, फसलों के बारे में जानना होगा, ठीक है। भले ही आप नहीं गए हैं, खेत नहीं देखे, लेकिन फसलों के बारे में जानना होगा। खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, जायद की फसलें, सभी की जानकारी होनी चाहिए आपको। देखिए डायरेक्ट पूछ लिया गया है ये, यहाँ पर करंट में चला होगा उस समय।
पहला स्टेटमेंट है धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है खरीफ की फसलों में। दूसरा स्टेटमेंट है ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है। तीसरा स्टेटमेंट है कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घट रहा है। तो देखिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कौन सी खरीफ की फसलें हैं, तो लगभग सभी जो है खरीफ की यहाँ पर फसलें दी गई हैं। ठीक है, अब ये खरीफ की फसलों के बारे में कितने क्षेत्र में हमारे भारत में होती हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी होती हैं, निरंतर घट रहा है बढ़ रहा है, बड़ी सिंपल सी एक नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए। जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि ये प्रश्न आया है इस वजह से, लेकिन एक होनी चाहिए। आप सोचिए इसी प्रकार से रबी की फसलों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ रबी की फसल होती है, कौन कौन सी हैं, किस क्षेत्र में, पूर्वोत्तर में कौन सी फसल अधिकतर होती है रबी की या फिर जायद की। ठीक है, जायद की कहाँ पर होती हैं। तो इस प्रकार के जो दृष्टिकोण है वो आपके नॉलेज में होने चाहिए कहीं ना कहीं, और ये करंट अफेयर्स में ये फैक्ट आ जाते हैं। ठीक है, ये फैक्ट आपको होगा कहाँ से याद करें, ये फैक्ट आपको करंट अफेयर्स से मिलेंगे। आंसर 1 3 2 3 4 2 4 1 2 3 4, आंसर इसका ए है, 1 और 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों, ये देखिए कृषि जिन्स, ये जिन्स जस्ट सब शब्द आ जाए, ये मान लीजिए जो कृषि संबंधित जो फसलें हैं। ठीक है, जो एक तरह से फसल कट करके बेचने के लिए एक तरह से तैयार हो गई हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, कृषि जिन्स में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है। मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात यानी कि बाहर से जो मंगाया गया 5 वर्षों में, एक तो हो गया क्वांटिटी के आधार पर कि कितने कितना, एक हो गया मूल्य के आधार पर, तो मसाले मंगाए गए हैं, ताजे फल, दलहन या फिर वनस्पति तेल। तो देखिए किस प्रकार के प्रश्न आ रहा है, वनस्पति तेल है ये मूल्य के आधार पर। तो इस प्रकार के ये कहाँ पर मिलेंगे, देखिए कृषि संबंधित कितने प्रश्न आए, ये सभी कृषि से चल रहे हैं। 2 3 प्रश्न जो आए हैं, तो कृषि पर कितना फोकस करना होगा आपको बताइए, बहुत ज्यादा करना होगा। अब आप पढ़ते रहोगे ज्योग्राफी की किताब, ये सब करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं 5 वर्षों में निम्नलिखित में से, ये कहाँ पर मिलेगा आपको, ये कहाँ पर मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे आर्थिक समीक्षा के अंदर कृषि वाले टॉपिक में, या फिर भारत 2020 करके भारत जो आता है 2020-21 जो भी नाम है, साल दर साल बदलता रहता है साल की वजह से, उसमें ये फैक्ट मिलेंगे आपको। अब वो चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपको, आपको पता ही नहीं है पढ़ना क्या है, आप तो पढ़े हुए हो कि एनसीईआरटी केवल पढ़ी जाए। हाँ, शुरुआत में पढ़ी जानी चाहिए, लेकिन प्रश्न डायरेक्ट वहां से नहीं आएंगे, कुछ बेसिक प्रश्न होते हैं जो आ जाते हैं, लेकिन वो भी कब आएंगे, जब करंट अफेयर्स में चीजें चल रही होंगी। करंट अफेयर्स पर बहुत अच्छा। अब बताइए सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है वैसे, लेकिन कितना गहन प्रश्न है ये, कितना घुमा दिया गया है। क्यों घुमा दिया, क्योंकि ये करंट में रहा होगा, वनस्पति तेलों से संबंधित चीजें रही होंगी, सरसों से संबंधित चीजें रही होंगी चीजें, इस वजह से। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में देखते हैं। अब बताइए स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या, स्वतंत्रता क्या है, लोग कहते हैं ना स्वतंत्रता क्या है आपके लिए, तो उपयुक्त व्याख्या क्या है इनमें जो दी गई है राज्य व्यवस्था के संदर्भ में। ये तो राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण हो, नियंत्रण का अभाव हो, इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर हो, या स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर हो। अब बताइए ये प्रश्न दे दिया है, आंसर इसका है डी, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर जहां पर हो वही आपकी स्वतंत्रता है। ठीक है, विकसित नहीं कर पाओगे स्वतंत्रता नहीं होगी। अब मैं यहाँ पर आंसर को डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं। अब यहाँ पर पढ़ने की क्या जरूरत है, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर फैक्ट याद रखने हैं, आपको कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जो आपके दिमाग काम करेगा, जहाँ पर जिन चीजों के बारे में आप पढ़ रहे हो, कहाँ पर पढ़ रहे हो, एनसीईआरटीज में पढ़ रहे हो, वो एनसीईआरटी से उठा के रख दिया जाएगा। लेकिन रखा कब जाएगा, जब ये शब्द चर्चा में रहा होगा, स्वतंत्रता का अधिनियम, सॉरी स्वतंत्रता का मूल अधिकार, इससे रिलेटेड कुछ चीजें रही होंगी, तब ये प्रश्न पूछा गया है। भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए मान लीजिए एक इस बार 2020 में देने जा रहे हैं, मान लीजिए आ गया पीपीई किट
पीपीई किट किस मैटर से बनाई जाती है, उस मैटर से और कौन सी चीजें बनाई जाती हैं, इस प्रकार से कुछ लिंकेज आ जाए आपका, सिंपल सा आएगा आएगा तो। और ये कहीं पर विज्ञान प्रगति वगैरह में दे रखा होगा, ठीक है, पीपीई किट के बारे में। पीपीई किट के मान लीजिए ऐसे ही आ जाए, पीपीई किट के अंदर क्या क्या चीजें हैं पीपीई किट में, तो जो जो कैप लगाकर आता है वो पूरा है, ग्लव्स भी आते हैं, इस प्रकार से कुछ ऐसा बन सकता है, ठीक है। क्या उसमें कुछ और भी चीजें शामिल हो सकती हैं, ये कहाँ पर आएगा, कोई फैक्ट के रूप में किसी मैगजीन वगैरह में दे रखा हो, किसी नहीं, योजना कुरुक्षेत्र वगैरह में दे रखा होगा और वहां से आ जाएगा। ऐसे करना है आपको पढ़ाई। भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है। भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए कौन सा उपाय नहीं है जो नहीं करती है सरकार। गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन। दूसरा स्टेटमेंट है भारतीय उधारकर्ताओं को रुपए मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना। देखिए मसाला बॉन्ड लगभग 3 साल से प्रश्न बन रहा है मसाला बॉन्ड से। अब मसाला बॉन्ड है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप, मसाला बॉन्ड है क्या। आने वाले टाइम में मैं इस प्रकार से प्रश्न बताऊंगा आपको, जो डेली बताऊंगा, इसमें एक एक जो है टर्म जो है पूरी तरह से आपको क्लियर करता जाऊंगा, लेकिन टाइम उसमें बहुत लग सकता है। इस वजह से सबसे पहले मैं जो सीरीज चला रहा हूँ वो आपके प्रश्न पत्रों वाली चला रहा हूँ प्रीवियस के, ये खत्म हो जाएगा उसके बाद ये चीजें मैं करूंगा। विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना। तीसरा स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट है, चौथा ऑप्शन है, एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। आंसर है इसका डी। मौद्रिक नीति से काम नहीं चलेगा। मौद्रिक नीति जो है घर के अंदर का, हाँ घर के अंदर क्या चीजें हैं उसके बारे में ज्यादातर डिनोट करती हैं, और रुपए की गिरावट जो संबंधित है वो विदेशी जो व्यापार वगैरह है उनसे संबंधित रहता है ज्यादातर। हालांकि घरेलू से भी प्रभावित होता है लेकिन विदेशियों से ज्यादा प्रभावित होता है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के हाल का निर्देश। देखिए कोई रिजर्व बैंक ने कोई क्या दिया होगा, एक एडवाइजरी जारी करी होगी, एक निर्देश जारी किया होगा, कुछ भी उससे रिलेटेड प्रश्न देखिए बन गया, जिसे प्रचलित रूप से डेटा डिटेक्ट के रूप में जाना जाता है। भुगतान प्रणाली प्रदाताओं पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को समादेशित करता है कि, अब देखिए जो आदेश दिया उन्हीं को क्या कर दिया यहाँ पर दे दिया है। अब ये कहाँ पर मिलेगा आपको पता है, योजना मैगजीन के अंदर मिलेगा। योजना मैगजीन के अंदर एग्जैक्ट चीजें लिखी रहती हैं ऐसे करके और दे दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है न्यूज़पेपर में भी आ जाता है, चाहे वो हिंदी का हो इंग्लिश में इंग्लिश का भी हो, लेकिन मेन चीज क्या है वो आपको पढ़ना है मैगजीन। योजना कुरुक्षेत्र विज्ञान प्रगति भी पढ़िए, साइंस के लिए काफी अच्छी है, लेकिन कुछ टॉपिक होते हैं पढ़ने के, कुछ छोड़ने के होते हैं, वो धीरे धीरे आप समझ जाओगे जैसे जैसे सारे प्रश्न आप जान लोगे कहाँ कहाँ से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों के से संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाएं। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही करें। वे कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को समेकित प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। देखिए जो मेरी ट्रिक्स यूज होती है, मैं यहाँ पर कोई भी ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ, केवल आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ट्रिक्स से संबंधित वीडियोज देख लीजिएगा, बहुत सारे ऐसे टफ प्रश्न होते हैं जो आप उन्हें हल कर दोगे। केवल एक सही है, एक से दो सही है, तीन सही है, एक दो तीन सही है। आंसर है इसका एक, पहला ही केवल इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने नागरिकों की टन संरक्षण यानी डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के सामान्य दत्त संरक्षण विनियमन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन नामक एक कानून अप्रैल 2000 एक साथ 11 होगा जहां तक है, नहीं 2017 अपनाया और उसका मई 2018 से कार्यान्वयन शुरू किया गया। ठीक है, ये ज़्यादा डेट इंपोर्टेंट नहीं है। वो कहाँ पर 2017 ही होगा ये।
कनाडा में, ये देखिए करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट जिसे कहते हैं ना, डायरेक्ट करंट अफेयर्स, विदेशों से भी देखिए किस प्रकार से करंट अफेयर्स आ जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको प्रश्न की जो है बनावट से आपको पता पड़ जाना चाहिए। आंसर वैसे इसका सी है, यूरोपीय संघ। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रों के प्राथमिकीकरण और कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना नामक सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। जो बड़े बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, जिनसे हमारे अ, अच्छे संबंध रहे हैं, अच्छे संबंध हैं, विदेश नीति से संबंधित कोई भी यदि कुछ नाभिकीय से रिलेटेड, कुछ बड़े क्षेत्र से रिलेटेड कोई सौदे पर हस्ताक्षर हो रहे हैं, कोई समझौता हो रहा है, उसको भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, उससे भी जुड़े हुए प्रश्न आ जाते हैं। आंसर इसका बी है, रूस। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है? अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा गुणक आरक्षी नकदी अनुपात में वृद्धि से, कैश रिजर्व से, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि से, सामरिक नकदी अनुपात में वृद्धि से, देश की जनसंख्या में वृद्धि से। मनी मल्टीप्लायर जो बढ़ता है वो बढ़ता है आपका जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि से। ठीक है, जनता के पास पैसा तो होता है, लेकिन वो रेगुलेट यदि बैंकों के माध्यम से करेंगे तो क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा जो है बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं वो दिखने लगेगी, है ना। तो ये 30 प्रश्न हो गए हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, पुराने वीडियो नहीं देखे हैं देख लीजिए। और आने वाले टाइम में हम इसी प्रकार से 15-15 प्रश्न करके देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी आपको वेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन एक वीडियो आपको डेली देखना है पुराने पेपर का, जिससे आपको पेपर्स के बारे में जानकारी हो सके। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इन सभी प्रश्नों के मैं लिंक दे दूंगा, आप जा करके वहां पर प्रश्नों को देख सकते हो। बार बार देखना है, डेली देखना है, इसी वजह से ये डेली सीरीज चलती रहेगी। हो सकता है 2-4 महीने ये चलती रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।